सरकार का वित्तीय लेखा जोखा। साधारण शब्दों में अगर कहें तो जो बजट होता है वो किसी देश के एक वित्तीय वर्ष में प्राप्तियों एवं व्यय का लेखा जोखा होता है। ठीक, भारतीय संविधान में बजट की जो बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, क्या कहा गया है उसमें? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, मतलब कहने का कि भारतीय यहाँ से भी पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है, तो एक क्वेश्चन ये बना है कई बार। ठीक, उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण दिया जाएगा, ये क्लियर। इसके बाद इसमें जो जैसे कि वार्षिक वित्तीय विवरण होता है ये, तो अगर देखा जाए तो एक वर्ष का इस होता तो ये एक वित्तीय वर्ष का आय व्यय का विवरण होता है, किंतु इसमें मुख्य रूप से 3 सालों के आंकड़े दिखाए जाते हैं। 3 सालों के, मतलब जिस वित्तीय वर्ष में हम बजट पेश कर रहे हैं उसके पिछले वाले वर्ष में वास्तविक आंकड़े क्या प्राप्त हुए थे, इस साल के जो अनुमानित संशोधित आंकड़े हैं वो दिखाए जाएंगे, और अगले साल का अनुमानित बजट प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब बजट जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें 3 वर्षों के आंकड़े दिखाए जाते हैं। पहला आंकड़ा क्या होता है, जो पिछले वर्ष वास्तविक आय और व्यय हुआ है उसका लेखा जोखा बताया जाता है। फिर दूसरे में जो वर्तमान ईयर है उसका जो एक अनुमान लगाया जाता है कि इस वर्ष में इतना आय और व्यय होगा। ठीक, और जो तीसरा होता है उसमें अगले वर्ष का, आगामी वर्ष का वित्तीय विवरण दिया जाता है। तो अगर यहाँ से भी सवाल बन सकता है कि बजट में कितने वर्ष के आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं? 3 वर्ष के। ठीक, पहला आगामी पिछले वर्ष के, दूसरा वर्तमान के अनुमानित आंकड़े, और तीसरा आगामी वर्ष के। ठीक, इसके बाद इसमें एक सवाल ये आता है कि जैसे जो बजट है उसको कितने भागों में बांटा जाए, या बजट में आय व्यय कैसे व्यवस्थित की जाए। ठीक, तो मैं शुरू से बताते हैं कि जैसे कि बजट को मतलब कि ये तो हो गया कि एक वर्ष का वित्तीय विवरण, लेखा, वार्षिक वित्तीय विवरण, लेखा जोखा। अब अपने देश में हर वर्ष वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारे देश क्या माना जाता है? वित्तीय वर्ष। मतलब इस फाइनेंशियल पीरियड में जो भी आय व्यय होगा उसी को हम बजट के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो बजट भारतीय संविधान के 112 अनुच्छेद 112 में। लेकिन यहाँ एक सवाल और इंटरेस्टिंग रहता है कि जो अनुच्छेद 112 है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं ना, लेकिन जो संविधान है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवाएगा। ठीक, तो यहाँ पर यह भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर कोई पूछ ले कि बजट किसके नाम से संविधान में दिया गया है, मतलब कि किसको इंगित किया गया है, तो उसमें कौन है? राष्ट्रपति। ठीक, अब इसकी बजट को हम 2 भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे। पहले में क्या करते हैं? पहले में देखते हैं कि बजट के घटक क्या हैं। जो बजट के घटक होते हैं जैसे राजस्व खाता, पूंजीगत खाता, उसके बाद कर राजस्व आय, गैर कर राजस्व आय, पूंजीगत प्राप्तियाँ, गैर पूंजीगत प्राप्तियाँ, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? बजट के घटक। ठीक, दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे बजट के बजटीय घाटे की जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उसमें क्या क्या हैं, जैसे राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, उसका कहते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। इफेक्ट ये उठता है कि बजट के घटक कौन कौन से हैं। तो बजट के घटक को मुख्य रूप से हम लोग 2 भागों में बांटते हैं।
पहला राजस्व खाता, दूसरा पूंजीगत खाता। राजस्व खाता को क्या कहेंगे? रेवेन्यू अकाउंट या रेवेन्यू बजट, दूसरा कैपिटल बजट या कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब ये रेवेन्यू क्या होता है और कैपिटल क्या होता है, राजस्व खाता क्या होता है और पूंजीगत खाता क्या होता है। राजस्व का क्या मतलब होता है? राजस्व का और पूंजी का मतलब? पूंजी का मतलब होता है जिसमें लगानी हो, इन्वेस्ट करने के लिए जो धन लगाया जाता है पूंजी। राजस्व मतलब जो उसमें बचा राजस्व का मतलब होता है जो प्रतिवर्ष प्राप्त हो, निरंतर प्राप्त हो और सरकार को वापस करने की कोई लाइबिलिटीज़ ना हो। ठीक, पूंजीगत क्या होता है? पूंजीगत खाता इसमें पूंजी से संबंधित होता है। ठीक, इसमें सरकार की लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, या हो सकता है कि अगर इनकम वाला देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि सरकार की जो इसमें लाइबिलिटीज़ का मतलब जब सरकार कुछ बेचेगी, या पूंजीगत प्राप्तियों का मतलब जैसे उधार ले लेगी। ठीक, तो उसमें कुछ लाइबिलिटीज़ है, मतलब जो अगर उधार ले रही है तो उसको वापस करना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों में ये अंतर होता है। रेवेन्यू का मतलब जो हमारी इनकम है। ठीक, अब इसको हम लोग राजस्व खाता, दूसरा पूंजीगत खाता, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब राजस्व खाता को फिर हम दो भागों में बांटते हैं। राजस्व आय, फिर दूसरा होता है राजस्व व्यय। राजस्व आय, राजस्व व्यय, रेवेन्यू प्राप्तियां इसको कह सकते हैं। राजस्व प्राप्तियां लिख दो, आय के बदले प्राप्तियां भी लिखी जा सकती हैं। राजस्व रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, इसी तरह पूंजीगत खाता को भी दो भागों में बांटते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां, दूसरा पूंजीगत व्यय। पूंजीगत कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब राजस्व आय और राजस्व व्यय। राजस्व आय क्या होती है? जो मतलब सरकार प्रतिवर्ष निरंतर प्राप्त करती है और इसके बदले में कोई सरकार की लायबिलिटीज़ या देयताएं नहीं होती। ठीक, अब राजस्व आय को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है कर राजस्व, कर राजस्व इसको कहेंगे टैक्स रेवेन्यू, दूसरा गैर कर राजस्व। नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक, इसी तरह राजस्व व्यय। राजस्व व्यय को भी पहले दो भागों में बांटा जाता था। पहले क्या मतलब 2017-18 तक के बजट में हमारे देश में राजस्व व्यय को भी दो भागों में बांटा जाता था। एक होता था योजनागत व्यय, योजनागत व्यय, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, गैर योजनागत व्यय, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? इस टेबल को बना लोगे तो याद रहेगा। ठीक, उसके बाद इसी तरह पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या ये चीज़ें हैं। दूसरा अप्रत्यक्ष कर। कर राजस्व को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला प्रत्यक्ष कर, दूसरा अप्रत्यक्ष कर। वो अलग चीज़ है, अभी बताता हूँ उसको। तो पहला प्रत्यक्ष कर, दूसरा अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में प्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है? प्रत्यक्ष कर
प्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है जिस व्यक्ति पर लगाया जाएगा उसी व्यक्ति को उसका भुगतान करना पड़ेगा। ठीक, इसी तरह अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है जिस व्यक्ति पर लगाया जाएगा लेकिन भुगतान किसी और के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में कई प्रकार के कर होते हैं, अप्रत्यक्ष कर में भी कई प्रकार के कर होते हैं, क्योंकि सरकार की जो इनकम होती है उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? टैक्स ही होता है। क्योंकि कोई भी सरकार होगी उसके लिए आवश्यक होता है कि अगर इनकम जनरेट करनी है तो उसे टैक्स लगाना कंपलसरी है। ठीक, तो अब जैसे कि इसमें तुम लोग लिख लो टैक्स प्रत्यक्ष कर वाले में, यार ये समझ बड़ा समस्या है। इसमें प्रत्यक्ष कर था कर राजस्व, ये था ना। इसमें था प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में हम लोग क्या रखते हैं? जैसे आय कर, फिर निगम कर, फिर संपत्ति कर, उपहार कर, ब्याज पर कर, लाभांश कर। इसको तुम लोग लिख लो। प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर में क्या क्या आएगा? व्यक्तिगत आय कर, निगम कर, संपत्ति टैक्स, लाभांश टैक्स, ब्याज टैक्स और दो और होते हैं, एक होता है व्यय टैक्स और दूसरा होता है उपहार कर, लेकिन ये समाप्त कर दिए गए हैं भारत में। क्या क्या हो गया? आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, लाभांश कर, ब्याज कर। ठीक, अब इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आएगा? जैसे जीएसटी, फिर चुंगी कर, यहाँ लिख लो ऐसे बना के, चुंगी कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, ये सारे क्या हो गए? हमारे टैक्स रेवेन्यू हो गए। ठीक, अब टैक्स रेवेन्यू हम लोग देख लिए, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। तो बचा क्या हमारा? गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो गैर कर राजस्व में क्या रखेंगे? जो टैक्स के अलावा सरकार जिन स्रोतों से इनकम प्राप्त करती है उसे हम कहते हैं गैर कर राजस्व। जैसे मान लो सरकार की कुछ कंपनियां हैं, जैसे भेल, गेल, सुने होगे तुम लोग नाम ना। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं, रेलवे, तो इनसे कुछ इनकम प्राप्त होती है। जो इनकम प्राप्त होगी वो किस में जाएगी? गैर कर राजस्व में। ठीक, नहीं, गैर कर राजस्व। उसके बाद इसमें और क्या आएगा? जैसे फीस, मान लो सरकार किसी चीज़ की फीस लेती है तो वो किस में जाएगी? गैर कर राजस्व में। इसी तरह शुल्क होता है ना, कहीं शुल्क लगा दिया जाता है किसी चीज़ में, तो उससे जो प्राप्तियां होंगी वो कहाँ जाएंगी? गैर कर राजस्व में। इसी तरह तुम्हारा ब्याज, सरकार को ब्याज प्राप्त होती है। मान लो सरकार ने ऋण दिया है किसी को, तो उससे क्या होगा? ब्याज की प्राप्ति होगी। उस ब्याज को किस में ले जाएंगे? गैर कर राजस्व में, वो पूंजीगत प्राप्तियों में जाएंगे। हमारा राजस्व आय। ठीक, इसी तरह हम लोग देखते हैं राजस्व व्यय। राजस्व व्यय क्या होता है? जो सरकार चालू वित्तीय वर्ष में व्यय करती है। किस पर व्यय करती है? योजनागत व्यय या गैर योजनागत व्यय। अब मान लो इसको समाप्त कर दिया गया तो उसको अलग कर देंगे, लेकिन
मुख्य रूप से ये जो व्यय होगा वो सामाजिक वस्तुओं पर, सामाजिक क्षेत्र पर होगा, या सार्वजनिक सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर होगा, या सरकार की जितनी भी कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं होंगी सब इसमें जाएगा। या जैसे हस्तांतरण भुगतान या ट्रांसफ़र पेमेंट सरकार करती है, जैसे मान लो किसी को पेंशन देती है, छात्रवृत्ति देती है, फेलोशिप देती है, वो सब किस में जाएगा? ये राजस्व व्यय में। मतलब पहले इसको बांटा जाता था योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय में क्या सम्मिलित किया जाता था? जो सरकार योजनाओं पर व्यय करती थी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो उसकी जितनी भी योजनाएं चलाई जाती थी, जो मंत्रालय थे, उनमें आवंटन होता था। तो आवंटन जिन योजनाओं पर होता था उसे कहा जाता था योजनागत व्यय। इसी तरह जो गैर योजनागत व्यय, मतलब जो सरकार एक प्रकार से ट्रांसफ़र पेमेंट के रूप में देती थी, जैसे सब्सिडी दे रही है और पेंशन दे रही है, बेरोजगारी भत्ता दे रही है, इस तरह की मतलब अनुत्पादक कार्यों पर जो व्यय होता था उसको कहा जाता था गैर योजनागत व्यय। ठीक, तो ये क्लियर हुआ। जो राजस्व व्यय होता है वो एक प्रकार का उपभोग प्रवृत्ति का व्यय होता है। इसमें किसी प्रकार की पूंजी परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता। सरकार ने 2017-18 के बजट में योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय को समाप्त कर दिया है। उसकी जगह में तीन मुख्य रूप से तीन जो योजनागत व्यय है, गैर योजनागत व्यय है, उसको समाप्त करके सरकार मुख्य रूप से इसको 3 भागों में डिवाइड कर दी है। पहला सामान्य सेवाएं, दूसरा आर्थिक सेवाएं, तीसरा सामाजिक सेवाएं। मतलब नहीं समझ में आया? पहला सामान्य सेवाएं, दूसरा सामाजिक सेवाएं, तीसरा आर्थिक सेवाएं। बात वही हुई, योजनागत ख़त्म कर दो चाहे गैर योजनागत ख़त्म कर दो। इसमें जो सामाजिक योजना से संबंधित चीज़ें होंगी उसको सामाजिक क्षेत्र वाले में रख दिया जाएगा, जो आर्थिक क्षेत्र वाली होंगी उसको आर्थिक में रख दिया जाएगा, जो सामान्य सेवाएं होंगी उसको सामान्य सेवा में रख देंगे। सामान्य सेवा का मतलब जैसे मान लो सरकारी कर्मचारियों को वेतन देना है ना, तो ये सरकार की सेवाएं हैं, तो उनके बदले में सरकार को कुछ ना कुछ तो व्यय करना पड़ेगा ना। तो वो जो व्यय कर रही है सरकार वो किस में जाएगा? राजस्व व्यय में जाएगा। इसी तरह जो सरकार योजनाओं के लिए पैसे दे रही है या फंड दे रही है वो किस में जाएगा? सामाजिक सेवाओं में जाएगा। इसी तरह जो आर्थिक क्रियाएं चल रही हैं सरकार के माध्यम से वो किस में जाएगा? आर्थिक सेवा में जाएगा। मतलब इसमें सेवा शब्द जुड़ा है, इसका मतलब कि ये उपभोग प्रवृत्ति के हैं और इसमें सारी जो सरकार व्यय करेगी वो इन्हीं 3 क्षेत्रों में करेगी, सामान्य सेवाओं में, सामाजिक सेवाओं में और आर्थिक सेवाओं में। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पार्ट। और व्यय का विवरण हम लोग देखेंगे तो उसमें जितनी भी व्यय की जाएगी सब चीज़ें सम्मिलित की जाएंगी। इसी तरह जितनी भी इनकम प्राप्त होगी, जितनी भी आय प्राप्त होगी, वो भी सारी चीज़ें सम्मिलित की जाएंगी। समझ में आया कि नहीं? तो बजट को सिर्फ हम लोगों को ये देखना है कि इसके पार्ट क्या क्या हैं और इसको क्या किसमें रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं IAS OAS में अक्सर पूछे गए कि जैसे कि अब इसमें बता दिया गया ब्याज किस में रखा जाएगा, पूंजीगत खाता में रखा जाएगा कि राजस्व खाता में रखा जाएगा, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसी तरह जैसे वो पूछे कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनसे जो प्राप्तियाँ हुई उनको किस अकाउंट में रखेंगे, वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। इसी तरह जो व्यय है, अभी जब पूंजीगत प्राप्तियाँ और पूंजीगत व्यय देखते हैं उसमें पूंजीगत बजट, पूंजीगत खाता। पूंजीगत खाता क्या होता है? पूंजीगत खाता वो होता है जिसमें सरकार या तो भौतिक परिसंपत्तियों का निर्माण करती है या सरकार पूंजीगत प्राप्तियों के बदले कुछ लायबिलिटीज़ होती है या देयताएं होती हैं। नहीं समझ में आया? पूंजीगत खाता को हम लोग पूंजीगत खाता को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसीट्स, दूसरा पूंजीगत व्यय। ठीक, पूंजीगत प्राप्तियां क्या क्या होंगी? जैसे पूंजीगत प्राप्तियां जो होंगी ये इनकम नहीं है सरकार की, यहाँ पे इनकम नहीं लिख सकते, प्राप्तियां ही लिखेंगे, रिसीट्स लिखेंगे, क्योंकि इनकम और रिसीट्स में अंतर होता है। इनकम जो होती है वो अपनी होती है, उसको हम चाहे जिस तरह से खर्च करें, किसी को देना, उसको वापस करने का हमारे ऊपर दायित्व तो नहीं होता। किंतु जो प्राप्तियां होती हैं वो हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपना पैसा हमारे पास रख गया हो
और कहे कि 1 महीने बाद दे देना, तो इसको हमें अपने मनमानी तरीके से व्यय तो नहीं कर सकते। अगर व्यय भी कर देंगे तो इसको हमें वापस करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा इन प्राप्तियों पर क्या होता है, लाइबिलिटीज होती है, दायित्व होता है कि हमें उसको वापस करना है। ठीक, तो पूंजीगत जो प्राप्तियां होती हैं उसमें सरकार के ऊपर लाइबिलिटीज होती हैं या दायित्व होता है कि इनको हमें वापस करना है, या जो इनके बदले हम कुछ जो ये प्राप्तियां हो रही हैं उसके बदले हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। या मान लो जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, उसकी जो पर मंथ सैलरी आ रही है वो तो उसका रेवेन्यू है ना। इसी तरह सरकार का हो गया, सरकार का जो ये इनकम आ रही है टैक्स से, नॉन टैक्स से, वो इनकम हो गई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लो ज़रूरत पड़ती है तो अपना घर बेच लेता है या खेत बेच लेता है, तो जो घर और खेत बेचा तो उससे भी प्राप्ति हुई उसको। मान लो वो बेचा और उसको पैसे प्राप्त हुए, तो पैसे तो प्राप्त हो गए, लेकिन वो उसकी किसके बदले प्राप्त हुए, उसको कुछ देना पड़ा, तो वही हो गई लाइबिलिटीज। तो इसी तरह सरकार के कंडीशन में भी है कि मान लो कि अगर सरकार को ज़रूरत है तो वो कहीं से पैसे की व्यवस्था करेगी, लेकिन उसके बदले क्या होगा, कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज होंगी, उससे हमें वापस करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पर ऋण, डेप्ट, सरकार को अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो क्या करती है, ऋण लेती है। ऋण 2 प्रकार के होते हैं, या तो आंतरिक ऋण होता है या बाह्य ऋण होता है। आंतरिक ऋण का मतलब सरकार जब अपने देश से ही, देश के लोगों से ऋण लेती है, या सेंट्रल बैंक से ऋण लेती है, या सेंट्रल बैंक के माध्यम से बॉन्ड या ट्रेजरी बिल जारी करके ऋण लेती है, तो उसको हम कहते हैं आंतरिक ऋण। इसी तरह बाह्य ऋण, जब सरकार को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है तो वो इंटरनेशनल संस्थाओं, ऑर्गेनाइजेशन से लेती है, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियाई बैंक हो गया, एशियन बैंक हो गया। तो ये सारी जो हमें ऋण की प्राप्तियां होंगी वो किस में जाएंगी, पूंजीगत प्राप्तियों में जाएंगी। ठीक, इसी तरह विनिवेश से प्राप्त आय या प्राप्तियां, विनिवेश से प्राप्तियां, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे मान लो अभी हम लोग यहाँ पे बात किए कि जो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, उसमें जैसे मान लो सरकार की रेलवे है ना, तो रेलवे से सरकार को इनकम होती है। इसी तरह बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग से सरकार को इनकम प्राप्त होती है। इसी तरह मान लो कि जो ONGC है, इसी तरह बहुत सी कंपनी है सरकार के पास, जो तुम्हारी नवरत्न महारत्न पढ़े होगे तुम लोग, तो उसमें कंपनीज़ है ना, तो जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं उनसे सरकार को इनकम प्राप्त होती है, तो वो कहाँ जाएगी, गैर कर राजस्व में, क्योंकि वो प्राप्तियां हैं सरकार की। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर पूंजीगत प्राप्तियों में जैसे ऋण हो गया। अब विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे सरकार को अगर मान लो पैसे की ज़रूरत होती है तो वो क्या करती है, अपनी जो कंपनियां हैं उनको क्या करेगी, बेच लेती है, उनका शेयर बेच लेती है। जैसे तुम लोग देखे होंगे कि सरकारों को जब ज़रूरत होती है तो वो हर बजट में कुछ ना कुछ एक लक्ष्य रखा जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, विनिवेश का मतलब ये होता है कि सरकार अपनी जो कंपनी है उसका शेयर बेच ले या उसका निजीकरण कर दे। जब निजीकरण कर दे, मान लो जैसे BSNL है, BSNL सरकार क्या करेगी, उसका निजीकरण कर सकती है, तो उससे सरकार को प्राप्तियां हो जाएंगी। इसी तरह रेलवे का मान लो निजीकरण कर दे तो उससे सरकार को इनकम प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह जो तुम्हारा इंडियन एयरलाइंस था, बहुत सी कंपनी थी जो सरकार ने उसको डिसइन्वेस्टमेंट किया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त करती है धन, उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक, तो जो डिसइन्वेस्टमेंट से इनकम प्राप्त होगी वो किस में जाएगी, पूंजीगत प्राप्तियों में जाएगी। क्लियर। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मैं बता दिया कि जैसे IMF हो गया और वर्ल्ड बैंक हो गया, दोनों ऋण देते हैं ना, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। अब सरकार को जो ज़रूरत होगी उसी के अकॉर्डिंग वो इसको ले लेगी। और लेकिन लेने का मतलब ये है कि उसको इसके बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, ब्याज देनी पड़ेगी। तो जब ब्याज देनी पड़ेगी तो क्या हो गई, सरकार की लाइबिलिटीज हो गई या देनदारियां हो गई। ठीक, तो जब सरकार की देनदारी हो गई तो वो हमारी हो गई पूंजीगत प्राप्तियां। क्लियर हुआ इतना। अब
इसी तरह हम लोग देख सकते हैं कि पूंजीगत व्यय क्या है। पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय ऐसा व्यय होता है जिससे भौतिक परिसंपत्तियों का निर्माण हो, मतलब जिसमें से ऐसे व्यय जिससे कुछ न कुछ निर्माण हो। पूंजी का मतलब ही होता है कि वह धन जिससे नए धन का सृजन होता हो। मतलब पूंजी जो होती है, पूंजी और धन में यही अंतर होता है। धन तो मान लो कि कहीं पड़ा पड़ा सड़ जाता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास बहुत सा धन है लेकिन उसको कहीं गाड़ दो तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसी को पूंजी के रूप में इस्तेमाल करोगे तो पूंजी की परिभाषा ही यही होती है कि अगर वो नए संपत्ति का क्रिएशन करती है या क्रिएट करती है तो उसको हम कहते हैं पूंजी। तो जब पूंजी लगाएंगे, सरकार व्यय करेगी तो उससे कुछ ना कुछ क्रिएट होगा, नया क्रिएट होगा। तो जब भौतिक क्रिएशन कुछ भौतिक परिसंपत्तियों का निर्माण होता है तो उसी को हम कहते हैं पूंजीगत व्यय। जैसे मान लो सरकार भवन का निर्माण, ये कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण कर रही है, ठीक। सरकार रोड का निर्माण कर रही है, सरकार एयरपोर्ट का निर्माण कर रही है, सरकार बंदरगाहों का निर्माण कर रही है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये हमारी हो गई पूंजीगत व्यय। मतलब इन व्यय से भौतिक परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। ऐसे व्यय को हम क्या कहते हैं? पूंजीगत व्यय कहते हैं, ठीक। अब इसको लिख लो तो थोड़ा। खाता के अंतर्गत ऐसी प्राप्तियों एवं व्यय को रखेंगे जो चालू वर्ष में हों और निरंतर हों और उसके बदले में सरकार को कोई दायित्व ना हो, ठीक। लेकिन पूंजीगत खाते में ऐसी प्राप्तियों एवं व्यय को रखते हैं जो भौतिक परिसंपत्तियों में परिवर्तन लाते हैं या सरकार की लायबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं, ठीक। अब इसमें पूंजीगत प्राप्तियों वाले में तुम लोग लिख लो, ऋण हो गया, जैसे बाह्य ऋण। दूसरा विनिवेश से प्राप्ति आय, विनिवेश से प्राप्त आय। तीसरा लिख लो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त प्राप्तियां, ऋण या लोन। इसी का पूंजीगत परिसंपत्ति, पूंजीगत व्यय में लिख लो जैसे भवन निर्माण। और एक दो जगह कंफ्यूज कर देता है। जैसे मान लो कि सरकार ऋण देती भी है, ऋण लेती भी है और ऋण देती भी है। तो जब ऋण देगी तो वो किस में जाएगा? पूंजीगत व्यय, क्योंकि उससे पैसा प्राप्त होगा। तो जो ब्याज मिलेगा वो किस में जाएगा? वो राजस्व व्यय में, राजस्व इनकम में आएगा। ये गैर कर राजस्व में, ठीक। जो सरकार ऋण देती है उसके बदले जो ब्याज मिलता है वो किस में जाएगा? गैर राजस्व आय में, ठीक। ठीक। लेकिन जो सरकार उनके बदले ब्याज देगी वो किस में जाएगा? जो वार्षिक ब्याज जाता है वो जाता है गैर योजनागत व्यय में, ये राजस्व व्यय में जाएगा। जो सरकार ऋण के बदले ब्याज देती है वो किस में जाती है? गैर राजस्व व्यय में। वो राजस्व में आया। लेकिन जो ऋण प्राप्ति हुई वो किस में जाएगी? जो ऋण दिया गया वो तो हमारा पूंजीगत व्यय में गया। जैसे पूंजीगत प्राप्तियां हुई उसमें बताया ना कि दो भागों में बांटा गया, गैर राजस्व, गैर प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड। पूंजीगत भी प्राप्तियां हुई और पूंजीगत व्यय हुआ। पूंजीगत प्राप्तियों में जो सरकार ऋण ली और इधर ऋण ली और इधर ऋण दी भी, मान लो अगर दे भी रही है तो उसके बदले सरकार को कुछ प्राप्त होगा। जो प्राप्त होगा तो वो यहाँ जाएगा। लेकिन जब वो ऋण वापस मिलेगा वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा उधर पूंजीगत प्राप्तियों में, ठीक।